हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लॉ ऑफ डिमांड का थर्ड पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें हम डिमांड कर्व और डिमांड शेड्यूल के बारे में स्टडी करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व। हमने लॉ ऑफ डिमांड को अच्छे से अंडरस्टैंड किया है। लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग, इफ़ अदर थिंग बिंग रिमेन कांस्टेंट, अगर सभी बातों को हम कांस्टेंट रखते हैं तो किसी भी वस्तु के प्राइसेस में चेंज होने पर उसकी डिमांड में चेंज होगा। अगर प्राइसेस को अगर हम इंक्रीज़ करते हैं तब उसकी डिमांड है वो डिक्रीज़ होगी। अगर हम प्राइसेस को कम करते हैं तब उसकी डिमांड है वो इंक्रीज़ होगी। तो यहाँ पर जो हमारा लॉ ऑफ डिमांड होता है वो किसी भी वस्तु के अपने खुद के प्राइस और उसकी डिमांड के बीच एक इनवर्स रिलेशन को शो करता है। जो प्राइस और उसकी क्वांटिटी डिमांडेड, ये दो फैक्टर होते हैं, ये एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। ये दोनों कभी भी एक डायरेक्शन में नहीं होंगे। जब हम लॉ ऑफ डिमांड को एक टेबल के रूप में प्रेजेंट करते हैं तो हम उसे डिमांड शेड्यूल बोलते हैं। जो हमारी डिमांड शेड्यूल होती है वो एक टेबल होती है जो कि किसी भी कमोडिटी के प्राइसेस और उसकी जो क्वांटिटी होती है उसके बीच के रिलेशनशिप को शो करती है। जैसे यहाँ पर हमने एक टेबल ली हुई है जिसमें एक साइड प्राइसेस को लिया गया है, दूसरी साइड क्वांटिटीज़ को दिखाया गया है। अगर हम एक कमोडिटी लेते हैं ऑरेंज, अगर ऑरेंज के प्राइस 4 रुपये पर केजी हैं तब एक कंज्यूमर उसके 1 केजी ऑरेंज परचेज करता है। अगर उसी ऑरेंज के प्राइसेस घटकर 3 रुपये पर केजी हो जाते हैं तब कंज्यूमर की जो रियल इनकम है वो बढ़ जाएगी। तब कंज्यूमर 1 केजी ऑरेंज की जगह पर वह 2 केजी ऑरेंज खरीद सकता है। तो इससे वहाँ पर प्राइसेस के कम होने पर कंज्यूमर की जो वो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। और इसी प्रकार यदि प्राइसेस और घटते चले जाते हैं तो डिमांड इंक्रीज़ होती चली जाती है। तो यहाँ पर हमारा लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होता है और हमारे लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग जैसे जैसे किसी वस्तु के प्राइसेस कम होते जाते हैं वैसे वैसे उसकी डिमांड इंक्रीज़ होती चली जाती है। और डिमांड शेड्यूल हमारे लॉ ऑफ डिमांड का एक टेबल के रूप में प्रेजेंट किया हुआ फॉर्म होता है। तो यहाँ पर हमने एक साइड प्राइसेस को दिखाया गया है और दूसरी तरफ क्वांटिटीज़ को दिखाया गया है और इसी टेबल को हम इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में डिमांड शेड्यूल बोलते हैं। जब हम हमारे इस डिमांड शेड्यूल को अगर एक डायग्राम में प्रेजेंट कर देते हैं, एक ग्राफ के रूप में प्रेजेंट कर देते हैं, तब वह हमारा डिमांड कर्व बन जाता है। जैसे हमने टेबल के साइड में एक डिमांड कर्व बनाया है, यहाँ पर वाई एक्सिस पर प्राइसेस को दिखाया गया है और एक्स एक्सिस पर क्वांटिटीज़ को दिखाया गया है। अगर हमारा जो D1 है वो हमारा एक डिमांड कर्व है। अगर हम 4 प्राइस पर 1 केजी एप्पल या फिर ऑरेंज की जो डिमांड करते हैं तब हम डिमांड करके ए पॉइंट पर होते हैं। और जैसे ही अगर प्राइसेस एप्पल के कम होते हैं, 3 हो जाते हैं, तब हमारा कंज्यूमर है उसके 2 केजी एप्पल ख़रीद सकता है। तब यहाँ पर हम डिमांड करके ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। यानी कि हमारी जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज़ होती जा रही है, हमारी मांग है वो बढ़ती जा रही है क्योंकि प्राइसेस हैं वो घट रही हैं। इसी प्रकार अगर प्राइसेस 3 से घटकर 2 हो जाते हैं तो कंज्यूमर 2 केजी की जगह 3 केजी एप्पल या फिर ऑरेंज या फिर कोई भी जो पर्टिकुलर गुड है वो खरीद सकता है। इस प्रकार जो हमारा डायग्राम है, जो हमारा डिमांड कर्व है, वो हमारे डिमांड शेड्यूल का ही एक डायग्राम प्रेजेंटेशन होता है। अब हमारे डिमांड कर्व के कुछ फीचर्स निकल कर आते हैं। जो हमारा डिमांड कर्व है वो एक नेगेटिव स्लोप होता है क्योंकि यह ऊपर से नीचे की तरफ गिरता हुआ होता है। और नेक्स्ट पॉइंट है लेफ़्ट साइड टू राइट साइड। जो हमारा डिमांड कर्व है उसका स्लोप है वो लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ, यह डिमांड कर्व है ऊपर से नीचे की तरफ इसका ढलान होता है। तो ये टॉपिक हो गया है हमारा डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व एंड फीचर्स ऑफ डिमांड कर्व।